नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जापान में पढ़ने के लिए कैसे स्कॉलरशिप मिल सकता है, क्या क्या स्कॉलरशिप होते हैं और साथ ही साथ जापान में अगर आप जॉब करना चाहते हैं उसके बारे में भी कैसे आप ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो आप अंत तक देखिए। तो पहले चलते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। जापान में पढ़ने के लिए कोई भी कोर्स हो, अंडर ग्रेजुएट हो, मास्टर्स हो या पीएचडी, उसमें स्कॉलरशिप मिलने के लिए पहला जो प्रमुख जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जापान द्वारा दिया जाता है, जिसे मिक्स्ड कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और जापानी भाषा में से मोम्बो कागाक्शो कहते हैं। तो इस स्कॉलरशिप्स के द्वारा आप जापान जा सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। और आप इस वेबसाइट को देखिए मिक्स्ड की, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे जासो कहते हैं, जो है जापान स्टूडेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थान है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलने में मदद करता है, और ये काफी हेल्पफुल है। जो समझ लीजिए कि शॉर्ट टर्म कुछ सीखने आ रहे हैं, जैसे कि एनिमेशन कोर्स वगैरह, ये सब सीखने के लिए शॉर्ट टर्म सपोर्ट के लिए जासो स्कॉलरशिप बहुत ही हेल्पफुल है। और एक स्कॉलरशिप है जो कि आईआईटी हैदराबाद और जापान की संस्थान जाइका ने मिलकर बना है, जिसका नाम है जाइका फ्रेंडशिप। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो स्टूडेंट्स आईआईटी हैदराबाद में पढ़ रहे हैं वो अपनी पढ़ाई हायर स्टडीज करने के लिए आते हैं, और वो स्कॉलरशिप जाइका देता है। मुझे कौन सा स्कॉलरशिप मिला और उसके बारे में जानकारी दूंगा अब। तो मैं अपनी बैचलर डिग्री, बीटेक डिग्री एनआईटी त्रिची से करने के बाद मुझे मौका मिला यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मटेरियल साइंस, जो भी सुकुबा में है, उसमें मास्टर डिग्री और पीएचडी करने का। तो पहले जब मैं गया था तो मुझे स्कॉलरशिप मिला था रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्स से। सो बेसिकली निम्स जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो मुझे निम्स ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप देता था, और उसके द्वारा मैं अपनी पढ़ाई और रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा में और निम्स में कर पाया। ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन था बिटवीन यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा और निम्स। तो मास्टर डिग्री के दौरान मेरी मंथली स्कॉलरशिप थी 160,000 जापानीज येन, तो लगभग इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करे तो लगभग 80,000 बोल सकते हैं। लेकिन जापान में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही हाई है, तो इसलिए जितना भी ये मिलता था उसी से मुझे डेली एक्सपेंसेस, रेंट, खाने पीने का खर्च प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा की फीस जो थी वो भी इसी से मैनेज करना पड़ता था। तो शुरुआत के करीब 1 साल तो काफी दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैनेज होने लगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि कुछ आप पैसा बचा पाएंगे। जनरली इतने स्टाइपेंड्स में और कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होने के कारण जितना मिलता है उसी से आप एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, लेकिन ज्यादा कुछ सेव नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जब मैंने मास्टर डिग्री के बाद जब पीएचडी कोर्स में एंटर किया, तब मेरी जो स्कॉलरशिप थी उसको बढ़ा के 190,000 जापानीज येन हुआ, तो करीब 30,000 जापानीज येन का इंक्रीमेंट हुआ। तो इससे थोड़ा बहुत और बेटर हुआ सिचुएशन। लेकिन पीएचडी के दौरान मेरी यूनिवर्सिटी में और निम्स में ये किया था कि आपको 3 इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने हैं विद इन 3 ईयर्स। अगर आप 3 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं तभी आपको डिग्री मिलेगी, और ये एक प्रेशर हमेशा स्टूडेंट के ऊपर बना रहता है कि आपको स्टिपुलेटेड टाइम के दौरान ही आपको पीएचडी कंप्लीट करना है, नहीं तो आपको क्या है कि स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है ये। और सिर्फ ये निम्स ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप उसमें ही नहीं, बल्कि जाइका फ्रेंडशिप बोलिए या मिक्स्ड के स्कॉलरशिप बोलिए या कोई भी स्कॉलरशिप जो जापान में होता है, सभी में ये टाइम लिमिटेशन है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं। अब चीज है कि आपको समझ लीजिए पीएचडी आप कंप्लीट कर लेते हैं जापान में, तो उसके बाद क्या? पीएचडी करने के बाद आपके ऑप्शंस एक है कि आप पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करें किसी यूनिवर्सिटी में, या फिर आप किसी कंपनी में काम करें। तो मैंने उस वक्त पीएचडी कंप्लीट करने के बाद क्योतो यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक करना प्रारंभ किया 2014 में, और करीब 4.5 साल तक वहाँ पे काम किया। लेकिन अगर आप दूसरी तरह देखें कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं जापान में, तो उसके लिए आपको जापानीज लैंग्वेज आनी ही चाहिए। तो जापानीज लैंग्वेज की जो टेस्ट है JLPT, उसमें 5 लेवल होते हैं, N5 सबसे कम और N1 सबसे ज्यादा। तो कंपनी जॉब करने के लिए हर एक कंपनी का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है, लेकिन एटलीस्ट आपको मिनिमम N4 लेवल तक तो आना ही चाहिए, और कोई कंपनी में हायर लेवल N2 N1 भी चाहिए होता है। और क्योंकि मैंने ये N1 लेवल क्लियर किया हुआ है, तो अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जापानीज लैंग्वेज सीखने के लिए, अपने जॉब प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाने के लिए, तो प्लीज इस चैनल को फॉलो कीजिए और मुझे कांटेक्ट कीजिए फॉर ऑनलाइन क्लासेस। और एक महत्वपूर्ण बात कि जापान में इंडियन आईटी इंजीनियर्स तो पहले से ही हैं, लेकिन अब जो जापानीज कंपनियां हैं या जापान में जो जरूरत है वो है लोगों की केयर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंजीनियरिंग सेक्टर में। तो काफी सारी कंपनियां ढूंढ रही हैं ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे युवकों को जो जापान में आके इन सब फील्ड्स में काम कर सके। बेसिकली नॉन आईटी फील्ड में बहुत सारे स्कोप्स हैं। तो यही थॉट लेकर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने एक कंपनी बनाया है जिसका नाम है निहोन नौकरी नेविगेटर। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो बेसिकली जापान में जॉब कैसे ढूंढते हैं, कैसे उनका एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ पता है उनको। तो वो चाहते हैं कि वो बाकी लोगों को भी हेल्प करे, तो इसलिए उन्होंने ये कंपनी खोला है जिसके द्वारा वो इंडियन इंजीनियर्स को एक्सपर्ट गाइडेंस दे सकते हैं जॉब सर्च प्रोसेस के लिए, और काफी मदद कर सकते हैं आपको जापान में जॉब ढूंढने में। तो जरूर आप इस
वेबसाइट को चेक कीजिएगा और जानने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।